नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एडवांस टेस्ट यानी कि पेपर सेकंड है, जो कि हमारा एनपीसीआईएल का है। तो देखिए, चाहे आप एनपीसीआईएल का पेपर देने जा रहे हो, या फिर बार्क का, या फिर आईजीसीएआर का, या फिर हैवी वाटर बोर्ड का देने जा रहे हो, या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर देने जा रहे हो, तो जो आपका आईटीआई लेवल पर जो होता है कैटेगरी सेकंड का पेपर, टर्नर या मशीनिस्ट का, सेम इसी तरह से आपका पेपर आएगा। और जो भी अदर ट्रेड का है, जैसे कि फिटर का, वेल्डर का, तो जो भी एनपीसीआईएल का पेपर होता है या कोई अदर होता है, सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पर टर्नर और मशीनिस्ट का जो पेपर होगा ना, सेम इसी तरह से आपका एनपीसीआईएल में जिस तरह से आया हुआ है, उसी तरह से आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, बार्क में भी आएगा। बाकी और जो भी एग्जाम होते हैं, हैवी वाटर बोर्ड, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, इन सभी में आपका आएगा। तो देखिए, इसमें जो आपका पेपर सेकंड होता है ना, वह आपका 150 मार्क का होता है, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन आता है, जो कि उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और ये हमारा जो पेपर है एडवांस टेस्ट का ही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपका अगर सही होगा तो आपका एक अंक दिया जाए, सॉरी 3 नंबर दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलने वाले हैं आपको, एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यही है आपका एग्जाम पैटर्न। और देखिए, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत जो पेपर पूछा जाएगा आपका, टर्नर और मशीनिस्ट से सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो हमारे पेपर है वह 11/6/2019 का पेपर है, जो कि एनपीसीआईएल का है। ठीक, तो आप जो बार कप का पेपर देने जा रहे हो, या फिर आईजीसीआर का, या एनपीसीआईएल का, या फिर हैवी वाटर बोर्ड का, या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का, तो सभी का पेपर सेम होगा, इसी तरह से इसी एग्जाम पैटर्न पर आएगा। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग। टर्निंग के लिए आवश्यक स्थिति क्या है। तो देखिए, टर्निंग के लिए जो आवश्यक स्थिति होती है वो रहता है कि कटिंग टूल होल्डर देन वर्क पीस। कटिंग टूल जो होता है वह वर्क पीस से कठोर होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपका ये आपका कटिंग टूल है, ठीक, और ये आपका वर्क पीस है। अगर देखिए, कटिंग टूल जो होता है ये आपको कठोर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कटिंग टूल कठोर रहेगा तभी क्या होगा कि वर्कपीस को काटेगा। अगर आप वर्कपीस को अगर कठोर कर देंगे, अगर वर्कपीस आपका ज़्यादा कठोर है तो क्या हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो कटिंग टूल रहेगा ये नरम रहे, तो क्या करेगा, तो वर्कपीस कटेगा ही नहीं, कटिंग टूल बल्कि घिस जाएगा। तो कटिंग टूल आपका ऑटोमेटिक घिस जाएगा अगर वर्कपीस हार्ड है तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कटिंग टूल होता है उसको हम लोग हार्ड बनाते हैं, और जो वर्कपीस रहता है वह हमारा उससे लो रहता है, यानी कि कटिंग टूल से लो रहता है। मतलब ज़्यादा कठोर नहीं होता है, ज़्यादा कठोर होता है हमारा कटिंग टूल, वर्कपीस ज़्यादा कठोर नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर बिग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जॉब इज टर्म्ड एज। वर्कपीस की धुरी के समानांतर में टूल के संचरण को क्या कहा जाता है। देखिए, वर्कपीस जो है, इसका धुरी यानी कि जो सेंटर होता है, ठीक, कह रहे इसके जब समानांतर कोई चीज चलेगा, इसके समानांतर जब चलेगा तो उससे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फिट कहेंगे। और जब इसके विपरीत चलेगा, इसके विपरीत जब चलता है, यानी कि इस इधर से जब चलेगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस फिट कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल। तो वर्कपीस की धुरी के समानांतर में टूल के संचरण को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फीड। और जब उसके विपरीत चलता है यानी कि 90 डिग्री पर, तो हमारा क्रॉस फीड होता है। तो दूसरे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, ए टेपर वर्क पीस हैज लार्जर डायामीटर डी इक्वल टू, यानी कैपिटल डी इक्वल टू 80 mm दिया है, स्मॉलर डायामीटर स्मॉल डी इक्वल टू 70 mm दिया है, टेपर इज 1/20 दिया है, फाइंड द टेपर लेंथ इन mm। तो एक वर्क पीस जो कि टेपर का प्रमुख व्यास कैपिटल डी इक्वल टू 80 mm है, लघु व्यास स्मॉल डी इक्वल टू 70 mm है, टेपर की जो संकुता है वह 1/20 है, तो टेपर की लंबाई में ज्ञात करना है। तो देखिए, टेपर इक्वल टू होता है यहाँ पर, टेपर या टेपर संकुता टी इक्वल टू होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l। यही आपका फार्मूला होता है, इसी पर आपको मान रखना है। और जब आप लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, टेपर था टी इक्वल टू 1/20, हमारा टी का मान दिया है 1/20। इसके बाद कैपिटल डी हमारा दिया है 80 दिया है, स्मॉल डी 70 दिया है, इसके बाद 2 लिखना है, इसके बाद यल का मान है
तो हमें यल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 से यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 80 में से 70 जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा। अब 10 का गुणा जब यहाँ पर 10 में होगा तो ये हमारा L इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क सपोर्टिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा वर्क को सहारा देने का उपकरण नहीं है। तो देखिए जो फेस प्लेट होता है यह वर्क पीस को भी सहारा देता है, फिक्सर जो होता है ये भी वर्क पीस को सहारा देता है, जो चक होता है यह भी वर्क पीस को सहारा देता है, लेकिन जो स्पिंडल होता है यह कटिंग टूल को सहारा देता है। तो कटिंग टूल यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा सहारा नहीं देता है, तो हमारा स्पिंडल सहारा नहीं देता, ये इसका काम होता है टूल को सहारा देना, ना कि वर्क पीस को। ठीक, ये हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द होल मशीन, निम्न में से कौन सा पूरी मशीन के लिए नींव प्रदान करता है। तो देखिए पूरी मशीन के लिए जो नींव प्रदान करता है वह हमारा रहता है बेड या बेस। बेड हो गया यहाँ पर, तो पांचवें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेड। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है ए गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट्स पिच डायमीटर इज इन mm। गियर व्हील के 36 दांतें हैं और 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसके पिच का व्यास कितना mm होगा। तो देखिए इसका पिच का जो व्यास निकालने का फार्मूला होता है, मॉड्यूल m इक्वल टू होता है कैपिटल D बाई टी, यही होता है। यहाँ पर m जो होता है ये आपका मॉड्यूल रहता है, d आपका रहता है डायामीटर, t रहता है आपका टीथ। तो इसी फार्मूले पर आपको मान रखना है। तो m देखिए m इक्वल का मान दिया था 3, d का मान कितना दिया है, d का मान हमें ज्ञात करना है, t का मान दिया है 36। अब d का मान जब निकालना है तो 36 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुणे 36। अब 3 गुणे 36 करेंगे हमारा आ जाएगा 108। तो छठे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है 0.1 mm रेजोल्यूशन के फीट पर 5 mm ड्रिल द्वारा एक छेद ड्रिल किया जा रहा है, उसकी गति 200 rpm, धातु हटाने की दर mm³ पर मिनट में गणना कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा 392.8। चलते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है टू कट ए राइट हैंड थ्रेड द स्पिंडल एंड लेड स्क्रू रोटेट्स इन। राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू किस तरह से घूमते हैं। तो ये देखिए सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आठवें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू सेम डायरेक्शन यानी कि एक दिशा में ही घूमते हैं। देखिए कह रहा है 1 इंच इक्वल टू कितना mm होता है। तो हमें भी पता है कि 1 इंच इक्वल टू होता है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर को हम लोग mm में चेंज करेंगे तो हमारा 25.4 mm आ जाएगा। तो 9 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। 10वां क्वेश्चन कह रहा है विच मशीनिंग व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन, यानी कि जब हम लोग कास्ट आयरन का मशीनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करते हैं। देखिए कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए हम लोग जो कूलेंट यूज करते हैं वो हमारा एयर रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है द एक्सियल एडवांसमेंट इन वन रोटेशन ऑफ ए सिंगल स्टार्ट स्क्रू इज नोन एज डट ऑफ द थ्रेड। सिंगल स्टार्ट स्क्रू के एक रोटेशन में अच्छी उन्नति को थ्रेड के किस रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं पिच के रूप में। तो यहाँ पर आपका 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा पिच। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच परसेंटेज क्रोमियम इन देयर इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में क्रोमियम की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। तो देखिए हाई स्पीड स्टील जो होता है 1841 वाला, तो इसमें क्रोमियम जो होता है आपका ये हमारा 18% होता है टंगस्टन, 4% होता है क्रोमियम। ठीक, यानी कि जो 18 ये हमारा टंगस्टन है, जो 4 रहता है ये हमारा क्रोमियम, जो 1 रहता है ये हमारा वैनेडियम रहता है। और इसमें ये हो गया हमारा, तो क्रोमियम की बात कर रहा था, क्रोमियम 4% हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए होल हुज लोअर डेविएशन इज 0 इज कॉल्ड बेसिक होल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल। एक छिद्र जिनका निचला विचलन शून्य है उसे बेसिक छिद्र कहा जाता है, निम्न में से कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को दर्शाता है। तो देखिए जो बेसिक छिद्र को दर्शाता है जो अक्षर वो रहता है हमारा कैपिटल H। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है माइल्ड स्टील वर्क कैन बी मशीन्ड विथ रैक एंगल। जो माइल्ड स्टील का काम किस रैक एंगल के साथ
किया जा सकता है। तो माइल्ड स्टील का जो काम है ये हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल के साथ करते हैं, तो पॉजिटिव रैक एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए शेपर मशीन इफ द लेंथ ऑफ द कटिंग स्ट्रोक इज 10 mm एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय द कटिंग स्ट्रोक इज 5 सेकंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड इन mm पर सेकंड। यदि शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक की लंबाई 10 mm है और कटिंग स्ट्रोक के लिए 5 सेकंड समय लगता है काटने की गति का मान। तो देखिए गति जो होता है ना, गति का मान अगर है तो क्या होता है, गति का मान होता है कि स्ट्रोक लेंथ है, यानी कि स्ट्रोक लेंथ जो होता है, स्ट्रोक लेंथ बटे जो कटिंग स्ट्रोक का टाइम होता है, यानी कि स्ट्रोक में जो टाइम लगता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, टाइम कितना है 5 है, काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 15 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, निम्न में से कौन से एक मिश्र धातु नहीं है। तो आपको भी पता होगा जो स्टील है ये हमारा मिश्र धातु है, कांस्य जो होता है ये हमारा मिश्र धातु है, पीतल भी हमारा मिश्र धातु है, जबकि ये हमारा क्या है, धातु है, कॉपर Cu धातु है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस काइड बाय द मोमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड, कटिंग टूल के चलने के कारण वर्क की सतह पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेक्सचर, टेक्सचर यानी कि बनावट बोलते हैं। तो जब कटिंग टूल चलता है उसके कारण जो वर्क पीस के सतह पर जो निशान पड़ जाते हैं या पैटर्न बनने वाले पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टेक्सचर या बनावट कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है विच इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए ड्रिल होल, ड्रिल किए गए एक छिद्र को परिसज्जन और सही आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रीमिंग। तो ड्रिल किए गए एक छिद्र को परिसज्जन और सही आकार देने की प्रक्रिया को हम लोग रीमिंग बोलते हैं। और जो रीमिंग होता है इसमें बहुत ही कम मटेरियल का रिमूवल होता है और इससे जो सतह प्राप्त होती है वह बहुत ही फिनिशिंग प्राप्त होती है। 19 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर इन BSP थ्रेड 1 इंच इंडिकेट्स, BSP थ्रेड में 1 इंच क्या इंगित करता है। तो ये जो रहता है BSP थ्रेड में यह इंगित करता है आपका पाइप का अंकित व्यास, यानी कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ पाइप को बताता है। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज primarily intended फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सर्फेसेज, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कर निम्न में से कौन सी मशीन मुख्य रूप से स्पॉट सतहों का निर्माण के लिए अभिप्रेत है। ऑप्शन ड्रिलिंग, स्लोटिंग, लेथ, शेपिंग। तो ये रहता है हमारा शेपिंग। 21 नंबर क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल बाय फीडिंग वर्क पीस अगेंस्ट ए रोटेटिंग कटर इज नोन एज, वर्क पीस को आवर्ती कटर के सम्मुख फीड करके धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिलिंग। तो वर्कपीस की आवर्ती कटर के प्रमुख के सम्मुख फीड करके धातु को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग मिलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट डिटरमाइन द कटिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन mm पर मिनट हुज डायमीटर स्मॉल डी इक्वल टू 14 mm एंड स्पीड n इक्वल टू 50 rpm। एक शाफ्ट जिसका व्यास d इक्वल टू 14 mm है, गति n इक्वल टू 50 rpm, इसके कटने की गति mm पर मिनट में ज्ञात कीजिए। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वो हमारा फार्मूला रहता है कटिंग स्पीड का v इक्वल टू पाई डी एन, यही हमारा फार्मूला होता है। पाई डी एन यहाँ पर जब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें v इक्वल टू पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 हो गया। इसके बाद हमारा d आता है, d यानी कि 14 है, इसका आरपीएम है हमारा 50 है। तो यानी कि 3.14, 14 और 50 जब इनका हम लोग गुणा करेंगे तो 2198 आएगा। तो 2198 ये लगभग हमारा 2200 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक। तो 2200 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा 2198 आएगा, किसके निकट है 2200 के। 23 नंबर क्वेश्चन है द क्वालिटी कंट्रोल allows at the most 0.4% defective parts, how many defective parts can be allowed in a production of 500 parts, गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों को अनुमति देता है, 500 भागों के उत्पादन में कितने दोषपूर्ण भागों की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए जो 500 पार्ट हैं इसमें भी जो हमारा त्रुटि आएगा 0.4% आएगा। तो 0.4 मतलब 0.4 गुणे 0.4/100 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा,
500 कट जाएगा हमारा 5 बार में। अब ये 5 का गुणा जब हम लोग 0.4 में करेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि एक दशमलव जब लगेगा तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 2। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ए कटिंग टूल हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 8, 14, 6, 6, 15, 20, 4। व्हाट इज द नोज रेडियस ऑफ द टूल इन mm। ये कटिंग टूल पर निम्नलिखित निर्देश दिखाया गया है, जो कि 8, 14, 6, 6, 15, 20 और 4 हैं। तो टूल के नोक का त्रिज्या यानी कि नोज रेडियस कितना mm होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला अक्षर होता है ना, जैसे कि आप 8 ले लिए, तो ये हमारा बताता है बैक रैक एंगल को। जो 14 रहता है ये हमारा बताता है साइड रैक एंगल को। अब इसके बाद जो 6 वाला पहला वाला 6 है ये बताता है हमारा इंड रिलीफ एंगल को बताता है। फिर जो दूसरा 6 है ये हमारा बताता है साइड रिलीफ एंगल को बताता है। इसके बाद जो 15 है ना ये बताता है आपका इंड कटिंग एज एंगल को बताता है। इसके बाद ये जो 20 रहता है ना ये साइड कटिंग एज एंगल को बताता है। और जो लास्ट में हमारा रह बचता है वो हमारा रहता है नोज रेडियस का। तो हमारा ये पूछा था, तो यही पूछा था नोज रेडियस। तो नोज रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 4 है, तो 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो 8 है ना, 8 क्या हमारा बैक रैक एंगल है। इसके बाद यहाँ पर 15 जो है, तो 15 जो है यह आपका क्या बताता है, इंड कटिंग एज एंगल को बताता है। अब 6 में यहाँ पर 2 हैं, तो दोनों में से जो पहला वाला 6 है, पहला वाला 6 बताता है इंड रिलीफ एंगल को, और जो दूसरा वाला 6 है ये हमारा साइड रिलीफ एंगल को बताता है। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है D1 एंड D2 आर डायमीटर ऑफ वर्क बोर एंड आफ्टर मशीनिंग रिस्पेक्टिवली द डेप्थ ऑफ कट T इज। D1 और D2 क्रम से मशीनिंग के पहले और मशीनिंग के बाद के वर्कपीस के व्यास हैं। कट की गहराई T ज्ञात कीजिए। तो गहराई देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये हमारा निकल कर आता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 होता है, या D1 माइनस D2 अपॉन 2, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर D1 और D2 की बात कर रहा है तो यहाँ पर D1 माइनस D2 बाई 2 हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सा पदार्थ बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें क्रोमियम मिला के ही हम लोग बनाते हैं, तो क्रोमियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम के कारण क्या होता है कि जो स्टील रहता है उसमें जंग नहीं लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर। वेरी फाइन ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाय नंबर। ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप हम लोग किस संख्या से सूचित करेंगे, तो ये जो संख्या रहता है 220 से 600। तो 27 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मटेरियल या सॉफ्ट मेटल। आप नरम धातु के लिए ड्रिल को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ड्रिल को पहचानने का जो तरीका वो रहता है बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल, यानी कि बड़े हेलिक्स एंगल के द्वारा हम लोग पहचान जाते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए बोरिंग ऑपरेशन व्हाट विल बी द चेंज इन द डायमीटर ऑफ वर्क फॉर 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल पॉइंट। एक बोरिंग ऑपरेशन में टूल बिंदु के 1.5 mm विस्थापन पर वर्क के व्यास में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो आएगा आपका 3 mm का। कैसे आएगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका है, कोई बोरिंग कर रहे हैं, ठीक, इसमें व्यास है ये, बाई चांस कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं है। आपने यहाँ पर अपना टूल लगा दिया, जैसे यहाँ पर टूल लग गया, ठीक, यहाँ पर जब आपने टूल लगा दिया तो इसको जब क्या करेंगे, ये हमारा वर्क पीस है, ये इस तरह से हमारा रोटेट करेगा, ठीक। और जब ये हम इसको फीड देंगे तो ये क्या होगा कि ये जैसे कि इसे हम 1 mm फीड दिए, 1 mm जब हम लोग इसे फीड देंगे 1 mm समझ लीजिए, तो 1 mm तो ये जो फीड है ये 1 mm इधर से भी कम होगा, फिर 1 mm क्या होगा इधर से भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए चारों तरफ घूम रहा है तो इसका जो साइज आएगा दोनों तरफ से कट जाएगा। तो एक 1 mm यानी कि हमारा 2 mm हो जाए। जब यहाँ पर कितना है 1.5 mm अगर है तो 1.5 का दूना हो जाता है, तो 1.5 का दूना कितना हो जाएगा 3 mm हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना हम लोग कट देते हैं उसका दूना वहाँ पर हमें मटेरियल रिमूव मिलता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें, मशीन यूज्ड टू कट गियर इज कॉल्ड विच मशीन। गियर काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए
गियर काटने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली मशीन रहती है वह हमारा मिलिंग मशीन रहता है। मिलिंग मशीन पर ही हम लोग क्या करते हैं, गियर के दांते काटते हैं। तो गियर के दांतों काटने के लिए हम लोग मिलिंग मशीन का यूज करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है एक्यूरेसी या सटीकता कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है लेथ मशीन इज मेड ऑफ। लेथ मशीन किसकी बनी होती है, तो देखिए जो लेथ मशीन होता है यह धातु की बनी होती है। ठीक, डायमंड का तो बनता है नहीं क्योंकि बहुत महंगा होता है, प्लास्टिक का तो रहता नहीं है, लकड़ी का तो हम बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है ये हमारा धातु का बनाया जाता है। और जो बेस होता है लेथ मशीन का वो हमारा कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का रहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है ए टूल व्हिच इज यूज्ड टू इनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल्ड होल इज नोन एज। एक टूल जो पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बोरिंग टूल। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट्स इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज। वस्तु के साइज में दो सीमाओं के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। वस्तु के साइज के जो ऊपरी सीमा और निचला सीमा रहते हैं इनके बीच के जो अंतर रहते हैं इसे हम लोग टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विच टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ए माइल्ड स्टील बार। सही विकल्प का चयन करें, एक माइल्ड स्टील बार के मशीनिंग के दौरान किस प्रकार के चिप का निर्माण होता है। देखिए माइल्ड स्टील बार का जब हम लोग मशीनिंग करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा चिप निकलता है वह हमारा कॉन्टिन्यूस चिप निकलता है। तो यहाँ पर ये हमारा 35 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, निरंतर चिप। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है ए टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त टूल को क्या कहा जाता है। देखिए अगर जब हम लोग बाहरी थ्रेड काटेंगे तो उसमें जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो हमारा टूल रहता है डाई। ठीक, और अगर आपको आंतरिक थ्रेड काटना है तो वहाँ पर हम लोग टैप का प्रयोग करते हैं। ड्रिल द्वारा हम लोग होल करते हैं, रीमर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को परिसज्जित करते हैं, जो सॉरी वर्क पीस को परिसज्जित करते हैं, इसमें बहुत ही कम मटेरियल का रिमूवल होता है। आंतरिक जो पार्ट होते हैं रीमर द्वारा उसी से रिमूव किए जाते हैं फिनिशिंग देने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट द। लेथ मशीन का हेड स्टॉक कहाँ पर स्थित होता है। देखिए जो लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है वह लेथ बेड के बाएं ओर होता है। ठीक, तो बाएं ओर होता है हेड स्टॉक और जो दाएं ओर रहता है वो हमारा होता है टेल स्टॉक। तो देखिए ये जो लेथ मशीन है बाई चांस, ठीक, ये आपका लेथ मशीन है, तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हेड स्टॉक रहता है, हेड स्टॉक रहता है। तो यहीं से आपका वर्क पीस यहाँ पर और स्पिंडल स्पिंडल लगा होता है, चक भी लगा होता है यहीं पर, मोटर भी यहीं लेफ्ट साइड में लगा होता है। और जो राइट साइड में रहता है यहाँ पर एक छोटा सा रहता है, ये होता है हमारा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक हमारा कहाँ होता है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहता है, हेड स्टॉक, राइट साइड में हमारा टेल स्टॉक रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण एंगल कहते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड की गति को मापने की इकाई कौन सी है, तो कटिंग स्पीड को हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर प्रति मिनट में। 40 नंबर क्वेश्चन है वर्क पीस इज हेल्ड इन। वर्क पीस को कहाँ पर पकड़ा जाता है, तो देखिए जो वर्क पीस रहता है इसको हम लोग पकड़ते हैं चक में। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 40 का सी, चक में हम लोग वर्क पीस को पकड़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है ड्रिल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर ऑल पर्पस। सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के ड्रिल का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होगा ट्विस्ट ड्रिल हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है कह रहे इन ए ड्रिल विच पार्ट हेल्प द कूलेंट ऑफ फ्लो टू द कटिंग एज। एक ड्रिल में कौन सा अंश शीतलक यानी कूलेंट के कर्तनाग्र तक प्रवाह करने में मदद करता है, ये मदद करता है फ्लूइड्स। 43 नंबर क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ द चीजल इज यूजुअली मेड इन द शेप ऑफ। जो छेनी का ढांचा होता है आमतौर पर किस आकार का बनाया जाता है, तो छेनी का जो ढांचा होता है यह गोल बनाया जाता है। तो 43 यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इट इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूवल एक्सेस मेटल विथ द हेल्प ऑफ
चीजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़े से अतिरिक्त धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर आप छीनी और हथौड़ी से अतिरिक्त धातु को हटा रहे हैं तो हमारा चिपिंग कहलाता है। तो चिपिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का बी। 45 नंबर क्वेश्चन करें 1 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन? तो 1 mm इक्वल टू होता है आपका 1000 माइक्रोन के। 46 नंबर क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मटेरियल, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा डायमंड यानी कि हीरा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर बाई विच माइक्रोमीटर, एक छिद्र का व्यास किस माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं? तो जो छिद्र का व्यास होता है इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा हम लोग छिद्र का व्यास को मापते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 5/10 इंटू डेसिमल, तो डेसिमल यानी कि दशमलव में बदलना है 5/10, 5/10 को जब हम लोग बदलेंगे हमारा 0.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच इज द एंगल ऑफ मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड, मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का एंगल। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है इन लेथ मशीन व्हेन द टूल इज फेड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ जब वर्क इट इज प्रोड्यूस विच सरफेस, एक लेथ मशीन में जब टूल के जाब के घूर्णन के समानांतर में फीड दी जाती है तो उसका सतह कैसा प्राप्त होगा? तो इसका सतह बेलनाकार प्राप्त होता है जब हम लोग घूर्णन के समानांतर में फीड देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 50 क्वेश्चन खत्म होता है जो हमारा स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का पेपर होता है, चाहे आप एनपीसीआईएल का पेपर देने जा रहे हो या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का या फिर बार्क का या फिर आईजीसीआर का या फिर आप हैवी वाटर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। तो जो सेकंड स्टेज का पेपर होगा टर्नर और मशीनिस्ट का, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इसी टाइप के और इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आईटीआई लेवल पर स्टेज सेकंड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।